हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन से पढ़ने के लिए आपको किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी प्रोवाइड यू क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो, इसका ध्यान मैग्नेट ब्रेन्स बहुत ही अच्छे से रखती है। और इसीलिए अब वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ में आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की जो बुक्स या फिर ई बुक्स हैं जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट से एनरिच्ड है, आप इन्हें भी एक्सेस कर सकते हो। ये जो हमारी बुक्स है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को वेरियस क्लासेस एंड वेरियस सब्जेक्ट्स में जो है मिलेंगी, और ये वेरियस डिविजन्स में डिवाइडेड है। जैसे कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की अलग बुक हो गई, आपके सैम्पल पेपर्स की अलग बुक हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलग बुक हो गई। तो आपकी नीड, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन बुक्स को एक्सेस करना कैसे है, तो बहुत ही सिंपल जो है इसका सोल्यूशन है स्टूडेंट्स, दैट इज आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे, आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करना, उसे फॉलो करना, एक फॉर्म आएगा, उसे फिल कर देना और सबमिट कर देना। ठीक है, आप फॉर्म सबमिट कर दो, आपके साइड से सारी चीज़ें जो है, आपका जो वर्क है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद में हमारी जो टीम है वो आप लोगों से कनेक्ट करेगी बहुत ही जल्द, और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी नीड्स के हिसाब से आपको जो बुक्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स में हमारा जो मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर है, उसमें जो हमारा पेपर 5 है उसे हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, पेपर 5 दैट मीन्स ऑलरेडी हम लोग 4 पेपर्स सॉल्व कर चुके हैं, एंड आई होप सो कि आप लोग वो 4 पेपर्स को आप लोग भी सॉल्व कर चुके हो। अगर अभी तक आप लोगों ने उन्हें सॉल्व नहीं किया है तो पहले जाकर वो 4 पेपर सॉल्व कर दो, और फिर जो है हमारा ये पेपर 5 से आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पेपर 5 के साथ में। एज वी नो कि हर एक पेपर में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो इसके भी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो देख लेते हैं। वी नो कि हमारी इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट्स हैं, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो अकॉर्डिंगली आपके एग्जाम में भी आपके पास में 2 सेक्शंस होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस पेपर में आपके पास में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ऑफ 1 मार्क ईच। 10 आपके सेक्शन ए के होंगे, 10 आपके सेक्शन बी के होंगे। ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मार्क्स स्कोरिंग ऑप्शन है। अगर आप लोग 20 एमसीक्यूज को सही मार्क कर देते हो तो 80 में से 20 मार्क्स आपके यहीं पर ही जो है पक्के हो जाते हैं। और ये कैसे आप सॉल्व कर सकते हो सारे एमसीक्यूज को सही सही, तो उसके पीछे आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज़ करनी है, वो ये कि आपको एनसीईआरटीज जो है वो अच्छे से पढ़ लेनी है। अगर आपने एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो बस आपको हर एक पर्टिकुलर जो एमसीक्यू है वो बन जाएगा। कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आता है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आएगा। जो आपकी बुक में है उन्हीं में से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो अगर आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा होगा तो आप जो हो इसके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकोगे। देन आपके पेपर में जो है 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं ऑफ 3 मार्क्स ईच। ठीक है, उसके बाद में यू हैव 6 मार्क्स क्वेश्चंस जो कि 4 मार्क्स ईच है। 4 मार्क्स में आपकी वर्ड लिमिट है 80 to 100 वर्ड्स, 3 मार्क्स में इट इज 60 to 80 वर्ड्स, और फिर आते हैं आपके पास में 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स ईच, जिसमें वर्ड लिमिट है आपकी 100 to 150 वर्ड्स की। ऑल राइट, आई गेस इतनी चीजें क्लियर है। आगे चले और क्वेश्चंस के साथ में स्टार्ट करें। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास में सेक्शन ए, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है। इनिशियली जो आपके 10 क्वेश्चंस हैं दैट बिलोंग्स टू योर एमसीक्यूज। ठीक है, उसके बाद में आपके 3 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स क्वेश्चन है, और फिर आ जाएगा आपका सेक्शन बी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और चीज़ मैं आप लोगों को एडवाइस मैं आप लोगों को दूंगी, दैट इज जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चंस को देखते जाओगे स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, एक चीज़ को ये ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, आंसर बता रही हूँ, उसके पहले मैं आंसर बताऊँ उसके पहले आप आंसर खुद जो है आपकी नोटबुक में नोट कर लो या आपके माइंड में रख लो। इससे क्या होगा, आपका खुद का जो एग्जामिनेशन है वो आप अच्छे से कर सकोगे। अब ये तो रही बात एमसीक्यूज की, जब क्वेश्चन आंसर्स आएंगे तब क्या करोगे, तो क्वेश्चन आंसर्स में भी क्या करना, क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना, पॉज करना वीडियो को, आंसर मत देखना। ठीक है, ईमानदारी से चीजें करना, ऑनेस्टली करना। आप खुद के लिए कर रहे हो, आप मेरे लिए नहीं कर रहे हो यहाँ पे, या और किसी के लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो ये।
तो जब क्वेश्चन आंसर आएंगे तो क्वेश्चन आएगा, वीडियो को पॉज कर लेना, उस क्वेश्चन को पढ़ना और आंसर खुद लिखना पहले अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स। जो आंसर है वो खुद लिखना, वर्ड लिमिट पे जो है थोड़ा सा ध्यान रखकर जो है आपको आंसर लिखना है। उसके बाद में जब मैं आंसर बताऊंगी तो उससे आपके आंसर को चेक करो, क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोग इस आंसर से ले सकते हो, वो आपको जो है आपके आंसर में इंक्लूड करना है और उसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है। कैसे आप ज्यादा अच्छा आंसर लिख सकते हो उसे आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो एग्जामिनेशन है वो तो एक ही बार होगा, आपको एक ही बार पेपर देना है 12th क्लास का, तो उसमें जो है आपको ये सारी चीजें क्या करना है, ये सारी चीजें कि जो अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों ने सीखी है वो वहां पर आपके आंसर में दिखनी चाहिए। अभी हम प्रिपरेटरी स्टेज पर है, तो अगर हमसे कोई गलती हो भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे सुधार सकते हैं, वी हैव द ऑप्शन, बिकॉज अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एग्जाम दे दोगे तो फिर आपके पास में ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप उसे सुधार सको। इसलिए अभी जो है चीजों को अच्छे से समझना है और आंसर को इफेक्टिव बनाना है, ठीक है। ये एक चीज ध्यान रखना, क्वांटिटी पर मत जाना, क्वालिटी पर जाना। ऑलराइट, क्वालिटी पर ही जाना है, क्वांटिटी पर हमें बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 पर आते हैं, विच गुड्स विल नॉट पास थ्रू एनी फर्दर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शंस देखते हैं कि इनमें से कौन से गुड्स हैं जो कि कोई भी जो है फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से पास नहीं होंगे। इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। तो कौन से गुड्स जो है वो पास नहीं होंगे स्टूडेंट्स, दैट इज दी फाइनल गुड्स। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आप बोलोगे मैडम जो कंज्यूमर गुड्स है या जो प्रोड्यूसर गुड्स है वो भी तो कोई भी पर्टिकुलर जो है आपके स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से पास नहीं होंगे। तो देखो अभी आप लोगों के पास में एक बहुत ही जो है ब्रॉड मैनर में फाइनल गुड्स दिया है, तो अब ऐसे सेंस में अगर आप फाइनल गुड्स की जगह पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को क्लिक जो है मार्क करोगे तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इनकी जगह पर आपको फाइनल गुड्स ही लेना है, बिकॉज ये दोनों तो ऑलरेडी फाइनल गुड्स का पार्ट है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, आपका ऑप्शन बी, दैट इज फाइनल गुड्स। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के पहले इसी में एक जो और वाला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द जीडीपी मेजर्ड एट। जो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो जीडीपी मेजर्ड एट डैश, कांस्टेंट प्राइसेस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइसेस एंड मार्केट कॉस्ट। जो आपका रियल जीडीपी होता है स्टूडेंट्स, उसे हम कौन से पर्टिकुलर प्राइसेस पर मेजर करते हैं, उसे हम मेजर करते हैं कांस्टेंट प्राइसेस पर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, योर ऑप्शन ए, दैट इज कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिग्नेचर ऑफ डैश अपीयर्स ऑन अ 2000 करेंसी नोट। 2000 का जो करेंसी नोट है उस पर किसके सिग्नेचर है, 2000 का करेंसी नोट हो या 100 या 500 का करेंसी नोट हो, अपार्ट फ्रॉम 1 रुपी नोट, जितने भी करेंसी नोट्स हैं उन पर किसका सिग्नेचर आता है। ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इनमें से क्या है जो कि सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है। ऑप्शंस आर बैंकिंग फैसिलिटीज टू गवर्नमेंट, बी है आपका बैंकिंग फैसिलिटीज टू पब्लिक, सी इज लेंडिंग टू गवर्नमेंट एंड डी इज लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक का फंक्शन कौन सा नहीं है, तो अगर हम ऑप्शन बी को देखें, बैंकिंग फैसिलिटीज टू पब्लिक, दैट मीन्स हम लोगों को, क्या हमें सेंट्रल बैंक बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, नहीं। सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करेगी, वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी, लेकिन वो हमें डायरेक्टली हमें नहीं प्रोवाइड करती बैंकिंग फैसिलिटीज। तो ये जो है ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन बी, दैट इज बैंकिंग फैसिलिटीज टू पब्लिक, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू यूएस वुड मीन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इंडिया, ठीक है। जो एक्सपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का कहाँ से, इंडिया से यूएस में, इसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो। अब ऑप्शंस हैं, द स्टेटमेंट इज ट्रू, बी है आपका द स्टेटमेंट इज फॉल्स एज इट वुड मीन इनफ्लो, सी इज द स्टेटमेंट इज फॉल्स एज इट वुड मीन स्टैग्नेशन और डी है द स्टेटमेंट इज फॉल्स एज इट वुड मीन इंक्रीज, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विस इंडिया से यूएस में, तो ये आउटफ्लो है या ये इनफ्लो है,
दिस इज द इनफ्लो। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम सेल कर रहे हैं तो वो सेलिंग के बदले में हम क्या लेंगे, इनकम आएगी हमारे पास में, तो दैट इज व्हाट, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, कि ये क्या है आपका इनफ्लो है। स्टैग्नेशन, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, ये कुछ भी नहीं आएगा आपका, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द स्टेटमेंट इज फॉल्स एज इट वुड मीन इनफ्लो, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। When foreign exchange receipts in the current account fall short of foreign exchange payment, it is called dash deficit. जब foreign exchange receipts जो है on current account, ठीक है, current account पर जो foreign exchange receipts है, अगर वो foreign exchange payment से कम हो जाती है तो हम कौन सा deficit उसे बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और फॉरेन एक्सचेंज डेफिसिट। हम लोग स्पेसिफिकली बात किसकी कर रहे हैं, करेंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो ये डेफिसिट कौन सा होगा स्टूडेंट्स, करेंट अकाउंट डेफिसिट होगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स all transactions between residents of the country and the rest of the world which cause a change in ownership of asset. The statement is true, the statement is false, the statement is correct and can't be said, ठीक है। जो करंट अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसमें जो भी हम ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, दे आर बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच कॉजेस चेंजेस इन ओनरशिप ऑफ असेट। असेट में अगर चेंजेस आते हैं तो आप करंट अकाउंट में लोगे या कैपिटल अकाउंट में लोगे, असेट में अगर चेंजेस है तो आप कैपिटल अकाउंट में लेते हो, राइट, वो आप करेंट अकाउंट में नहीं लेते हो, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपका ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर, एग्रीगेट डिमांड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। एडी इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी प्लस आई होता है, दैट इज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों ही जो है वो एग्रीगेट डिमांड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। फिर आ जाओ इसी के और वाले क्वेश्चन पर। लेवल ऑफ प्लान्ड आउटपुट कोइंसाइड्स विद प्लान्ड एक्सपेंडिचर व्हेन, जब जो प्लान्ड आउटपुट है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर से कोइंसाइड करेगा, कब। ऑप्शंस आर AD is equals to AS, C is equals to I, both A and B, none of these, ठीक है। प्लान्ड आउटपुट, प्लान्ड आउटपुट मतलब क्या हो गया, आपके एग्रीगेट सप्लाई हम बोल सकते हैं, और जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है दैट इज व्हाट, एग्रीगेट डिमांड जो हमारी होगी, ये दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करेगा, कब, जब AD और AS इक्वल होंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन ए, ठीक है। प्लान्ड की बात कर रहे हैं, एक्चुअल की बात नहीं कर रहे, अगर एक्चुअल लिखा होता तो नन ऑफ दीज भी जो है हम इसका करेक्ट ऑप्शन बोल देते, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लान्ड आउटपुट एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो दीज विल कोइंसाइड व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS होगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है, डिफ्लेशनरी गैप इज द सिचुएशन व्हेन AD falls short of investment at full employment. Deflationary gap is a situation when AD falls short of AS at full employment. Deflationary gap is the situation where AS falls short of AD at full employment, and deflationary gap is a situation where AS falls short of investment at full employment, ठीक है। तो deflationary gap का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा करेक्ट आएगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज डिफ्लेशनरी गैप एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें AD फॉल्स शॉर्ट ऑफ AS, ठीक है, AD जो है वो कम है AS से एट फुल एम्प्लॉयमेंट, तो ऑप्शन बी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। देखते हैं क्या गिवन है। असर्शन में गिवन है मनी सप्लाई लाइक मनी डिमांड इज अ स्टॉक वेरिएबल, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है, जो आपका मनी सप्लाई वो एक स्टॉक वेरिएबल होता है। Reason, when AD is more, in order to get back to equilibrium level of the economy, we need to bring AD equal to AS. जब AD ज्यादा होता है तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर आ जाए वापस, तो हमें जो है AD को AS के इक्वल लाना पड़ेगा। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि अगर AD और AS जो है वो अगर इक्विलिब्रियम पर नहीं है और अगर हम चाहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पर आ जाए तो हमें दोनों को एक दूसरे के इक्वल लाना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, एक बात कर रहा है मनी सप्लाई की, एक बात कर रहा है एग्रीगेट डिमांड की, दोनों अलग अलग चीज बोल रहे हैं, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी वाला, दैट इज both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, योर
श्योर ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट और रीजन, स्टेटमेंट ऑफ रीजन एंड मार्क द करेक्ट चॉइस एज। ठीक है, असर्शन रीजन है, देख लेते हैं क्या है। द इकोनॉमी फेल्स टू क्रिएट इनफ जॉब्स अंडर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जो इकोनॉमी है वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में जो इनफ जॉब्स है, जो सफिशिएंट जॉब्स हैं वो क्रिएट नहीं कर पाती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो आपका असर्शन क्या है? ट्रू गिवन है। रीजन है प्लान्ड आउटपुट इज लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। जो प्लान्ड आउटपुट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से कम होता है जब ये वाली पर्टिकुलर कंडीशन है। देखो कभी ऐसे जो है ना, अगर आपके पास में कोई जो है इनकम्प्लीट सा सेंटेंस अगर आपको लगे तो उसे क्या करा करो, उसे लिंक करो कि इकोनॉमी जो है वो इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाती इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में, एंड इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो प्लान्ड आउटपुट होता है वो लोअर होता है किससे? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हो गए हैं और जो है वो सही भी है, सही चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपका रीजन भी ट्रू है, आपका असर्शन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बिकॉज बिना असर्शन के ये रीजन तो यूजलेस ही था। ठीक है, क्योंकि ये जो है आधी अधूरी चीजें गिवन है। अब ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी हो जाते हैं कि आपके पास में आ जाते हैं कि ये चीज ही समझ नहीं आ रही कि रीजन बोल क्या रहा है, आगे पीछे इसके सिर पैर तो बनाए ही नहीं है। ठीक है, तो उसे जो है आपको क्या करना है, कनेक्ट करके देखो असर्शन के साथ में, तो चीजें आप लोगों को जो है क्लियर हो सकती है। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन क्लियर है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है, अब जो है आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं लिखने वाले, देख लेते हैं ये क्या है। सबसे पहले 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू हैव अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, ये पर्टिकुलर हमारे पास में आइटम्स गिवन है, इतने ही है। इनमें से ही देखते हैं नेशनल इनकम को हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। क्या क्या चीजें गिवन है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, रेंट, प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड नेट करेंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड गिवन है। ये जो वेरियस पर्टिकुलर्स गिवन है स्टूडेंट्स, इनमें से हमें क्या समझ में आया कि हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? यहाँ पर इनकम मेथड यूज करना पड़ेगा, बिकॉज मेजॉरिटी जो चीजें हैं वो इनकम मेथड से रिलेटेड है। इनकम मेथड में हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है? एनडीपी एट एफसी मिलता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ये सब कुछ अगर हम लोग करेंगे तो हमें एनडीपी एट एफसी मिल जाएगा, और एनडीपी एट एफसी को आपको नेशनल इनकम बनाना है, दैट इज एनएनपी एट एफसी बनाना है। तो अब आप क्या करोगे, इस एनडीपी एट एफसी में आप प्लस कर दोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस है, तो हम एनएफआई ऐड करेंगे तो ये डोमेस्टिक नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एनडीपी एट एफसी के जो वेरियस कंपोनेंट्स है वो देखें। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लेंगे हम 2000 का, रेंट लेंगे हम 400 का, प्रॉफिट लेंगे 900 का। अभी आ गया डिविडेंड, डिविडेंड ऑलरेडी जो है वो प्रॉफिट का पार्ट होता है, तो दैट मींस वो ऑलरेडी जो है आपके प्रॉफिट में इंक्लूड हो चुका है। इंटरेस्ट पर आए तो इंटरेस्ट कितना है आपका? 500 का है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज 7000। ठीक है, देन कम्स टू नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड नेट करेंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड। अब इसमें से काम की चीज क्या है? ये वाली, दैट इज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आपको एनएफआईए चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए, लेकिन अगर 2 है तो इस प्लस की जगह पर हम उसे माइनस कर देंगे। तो इन सबको प्लस करेंगे और उसमें से -50 कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? तो हमारे पास में आ जाएगा हमारा एनएनपी एट एफसी, दैट इज नेशनल इनकम। ठीक है, देख लेते हैं इसका जो प्रॉपर जो पूरा कैलकुलेशन है उसे देख लेते हैं। नेशनल इनकम दैट इज एनआई इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए। ठीक है, नाउ एनडीपी एट एफसी फाइंड आउट कर लो। सीओई प्लस सीओई क्या हो गया आपका? कंजम्पशन ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो जाएगा, प्लस मिक्स्ड इनकम एंड प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस को हमने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया कि ये क्या होता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, जो वेरियस फिगर्स थे वो ले लो आप लोग, 2000, 7000, 400, 500 एंड 900, सबको प्लस किया, ये आ गया आपके पास में 10800। अब आपको क्या चाहिए? एनएनपी एट एफसी चाहिए, तो आप क्या करोगे? एनडीपी एट एफसी माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 2 है इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। सो 10,800 माइनस 50 विल गिव यू 10,750 करोड़। ये हो जाएगा आपका एनएनपी एट एफसी, दैट इज नेशनल इनकम।
आई गेस क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली आप लोगों को समझ में आ गया है, वो आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट पर, दैट मीन्स इसी का एक और वाला क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये एक पर्टिकुलर डेटा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। देखते हैं क्या गिवन है स्टूडेंट्स। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स गिवन है विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, वैल्यू है आपके पास में 10 lakhs की। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है 5 lakhs, सेल्स है आपके पास में 20 lakhs, अनसोल्ड गुड्स दैट इज स्टॉक्स है आपके पास में 2 lakhs का, एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स गिवन है 1 lakh का, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, देखो ये जो वेरियस चीजें गिवन है, इससे हमारे पास में कौन सा पर्टिकुलर जो है फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं टू डिराइव दी NVA एट FC। तो इससे हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, बिकॉज हमारे पास में सेल्स है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है, अनसोल्ड गुड्स है, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स है, सब कुछ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये जो यहाँ पर सेल्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये सारी चीजें हैं, तो इससे हम कौन सा पर्टिकुलर मेथड अपना यूज करेंगे, जो वैल्यू एडेड मेथड है उसे यूज करेंगे। दैट मीन्स वैल्यू एडेड मेथड से हमें सबसे पहले मिलता क्या है, GVA एट MP मिलता है। GVA एट MP को हम GDP एट MP भी मानते हैं, राइट, एक ही चीज होती है। वैसे ही NVA एट FC जो है वो NDP एट FC होता है, ठीक है। अब GVA एट MP को आप फाइंड आउट कैसे करोगे स्टूडेंट्स, सिंपल सा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर डायरेक्टली ना गिवन हो तो आपको क्या करना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, राइट। ये अगर हम करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। तो अब जो है आपके पास में सेल्स गिवन है कितना, 20 lakhs का, आपके पास में अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स, ठीक है, या फिर स्टॉक भी हम उसे बोल सकते हैं, ये क्या है, ये आपका चेंज इन स्टॉक ही तो होता है, चेंज इन स्टॉक का ही एक अल्टरनेटिव नेम हम बोल सकते हैं। तो ये आ जाता है आपका 2 lakhs का। उसके बाद में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो कि आप यूज करते हो फर्दर प्रोडक्शन पर्पस के लिए। तो ये जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हैं ये क्या होंगे, ये आपके इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही होंगे, ये आपका रॉ मटेरियल ही होगा। अगर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हम नहीं बोलते, जैसे कि ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स है, तो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, वो आपके फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूड हो चुकी है। ये 10 lakhs आपको अलग से नहीं लेना है, ये जो 10 lakh है ये ऑलरेडी इस 20 lakh में इंक्लूड हो चुका है। जब आपके पास में डायरेक्टली सेल्स गिवन होना तो आपको सेल्स ही लेना है, उसके अपार्ट अगर सेल्स से रिलेटेड कोई भी चीज है तो आपको नहीं इंक्लूड करनी होती है, बिकॉज इसका मतलब क्या है, सेल्स का गिवन होने का मतलब कि टोटल सेल्स गिवन है आपके पास में, ठीक है, सारी जितनी भी पूरी सेल्स हुई है वो आपके पास में गिवन है, चाहे वो किसी भी टाइप की गुड की हो। तो इसलिए ये जो आपके ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स हैं ये हम आपके कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स 5 लाख के जो हैं वो क्या बनेंगे, आपके इंटरमीडिएट कंजम्पशन बनेगा। तो अब जो है अगर हमें GVA एट MP या फिर GDP एट MP निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेल्स हो गया आपका 20 lakhs का, चेंज इन स्टॉक हो गया आपका 2 lakhs का, और इसमें से आप माइनस करोगे 5 lakhs विच बिलोंग्स टू योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये कितना हो गया, 22 माइनस 5 विल गिव यू 17 lakhs, ठीक है। ये आ गई आपकी GDP एट MP या फिर GVA एट MP। अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो यहाँ पर 17 lakhs हो गया है, आई गेस इतना क्लियर है, मैं इसे कर देती हूँ रब, क्योंकि आगे वाली जो चीज है वो हमें समझना है और उसी को जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइप के न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि इसको सॉल्व नहीं किया हो या नया आया हो, लेकिन वो एक होता है ना कि आपको 10 में से अगर एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने को मिले तो आप जो हो उस पर इतना ध्यान नहीं देते हो, तो अकॉर्डिंगली वैसा ही एक क्वेश्चन है, पर इस पर आपको ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हो जाती है गलतियां, ठीक है। अब देखो GVA एट MP से हमें क्या चाहिए है, NVA एट FC चाहिए। कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, GVA एट MP माइनस करोगे आप डेप्रिसिएशन, ग्रॉस बन जाएगा नेट, और ये मार्केट प्राइस पर है, फैक्टर कॉस्ट पर है, तो इसमें से आप माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, NVA एट FC आ जाएगा। अब अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो ये तो क्या होता है, ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इफ अगर क्वेश्चन में देखें तो सब्सिडीज हमारे पास में नहीं गिवन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स गिवन है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 1 लाख का,
तो डायरेक्टली हम NIT को 1 लाख मान लेंगे। बात आती है डेप्रिसिएशन की। अब नॉर्मली क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि डेप्रिसिएशन अगर नहीं है गिवन तो हम डेप्रिसिएशन को 0 अज्यूम कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में भी डायरेक्टली डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम इधर जो है डेप्रिसिएशन को 0 अज्यूम करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों 0 अज्यूम नहीं करेंगे स्टूडेंट्स? बिकॉज हमारे पास में ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गिवन है। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स गिवन है आपके पास में 10 लाख के, ठीक है, और उन पर लाइफ स्पैन गिवन है आपके पास में 10 ईयर्स की। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स लाइक मशीनरी एंड ऑल वो डेप्रिशिएट होती हैं, राइट? तो वो डेप्रिशिएट होती है, तो इन 10 लाख पर हमें डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर 10 ईयर्स। अब इसे आप फाइंड आउट कैसे करोगे? क्या फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने का? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको सिंपल सी चीज करनी है स्टूडेंट्स, जो गुड्स की वैल्यू है, ठीक है, जो आपके ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स हैं उनकी वैल्यू को आपको डिवाइड करना है किससे? जो लाइफ स्पैन है उससे, ठीक है। तो आपके पास में आ जाएगा जो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स है हमारे पास में 10 लाख के, इसे हम डिवाइड करेंगे इसकी लाइफ स्पैन से, दैट इज 10 ईयर्स से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम ईयर्स और लैक्स को थोड़ा सा क्या करेंगे, लैक्स को तो नहीं बट ईयर्स को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नेग्लिजिबल कर देंगे उसे। लाइक ये नहीं बोलेंगे कि अरे एक तो लाख में है एक ईयर में, तो ये डिवाइड कैसे होगा, उसे हमें डिवाइड करना ही है, ठीक है। आप सिंपल जो आपके स्टैटिक नंबर्स है उन पर ध्यान दो। तो ये जीरोस एंड जीरोस कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास में 1 लाख। तो 1 लाख 1 ईयर का डेप्रिसिएशन है, राइट। 1 लाख 1 ईयर का डेप्रिसिएशन है। इससे हम ये समझ गए 10 लाख 10 साल का डेप्रिसिएशन था, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हमारे पास में कितना आ गया, 1 लाख आ गया है। और हम अगर एनवीएट एफसी भी निकाल रहे हैं तो 1 ईयर का ही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 1 ईयर का आपका डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 1 लाख आ गया। डेप्रिसिएशन निकल गया। अब हम उस जीवीएट एमपी में से जो हमारा डेप्रिसिएशन है उसे माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर यहीं आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू को नहीं माइनस करोगे तो आपका पूरा जो क्वेश्चन है ना वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जब ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें जो मेन आपको मार्क्स मिलते हैं वो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन पर ही मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है, जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है उन्हें भी पता है कि बच्चा जो है वो इन सारी चीजों से तो निकाल लेगा, लेकिन जहां गाड़ी अटकेगी वो है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन को आपको कैसे जो है फाइंड आउट करना होता है। अब जो मैंने पूरा आपको समझाया उसी का हम लोग जो है यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, दैट इज जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये सारी चीजें आप लोग करोगे तो आपके पास में जीडी एट एमपी कितना आ गया, 17 लाख आ गया। इसे आप जीडीपी एट एमपी लिख दो या फिर जीवी एट एमपी लिख दो, दोनों ही चीजें सही है। उसके बाद में नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी करके। डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। सो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स किया तो 1 लाख जो है आपका क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया है, ठीक है। एनआईटी हमें पता है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 1 लाख का था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो उसे हम एज इट इज ले लेंगे। सो जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, इस चीज को हमने एनआईटी को क्या किया है, उसे हमने जो है एक्सपैंड करके लिख दिया। अगर मैं इसे ब्रैकेट में लिखती तो ये क्या होता, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ब्रैकेट हमने ओपन किया तो इनडायरेक्ट टैक्स तो माइनस में रहा, लेकिन सब्सिडीज माइनस माइनस प्लस आ गई, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज बन गया। वो सब्सिडीज जो है हमारे पास में गिवन नहीं है तो हमने उसे 0 ही माना। तो 17 माइनस 1 विल गिव यू एनडीपी एट एफसी और एनवी एट एफसी, जिसकी वैल्यू आ गई आपकी 15 लाख की। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाऊं। Is the following revenue expenditure or capital expenditure in the context of गवर्नमेंट बजट गिव रीजंस, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा पर्टिकुलर चीज जो है वो आपका कैपिटल रिसीट है, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और अगर ये कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है तो रीजन के साथ बताओ कि क्यों नहीं है, और अगर है तो भी रीजन के साथ बताओ कि क्यों है, ठीक है। सो फर्स्ट वाला है एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, सेकेंड इज एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर्स, ठीक है। अब सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, सो एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कौन सा होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू क्यों होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज इसकी वजह से असेट या लायबिलिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो
तो एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर व्हिच डज नॉट कॉज any reduction in government liabilities and also does not create assets for the government. ठीक है, तो ये रेवेन्यू हमने क्यों बोला है, क्योंकि इसकी वजह से कोई भी काइंड ऑफ जो है गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज में रिडक्शन नहीं है, ना ही कोई जो है असेट्स का क्रिएशन हो रहा है, इसलिए ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. फिर आते हैं एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर्स. सो एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर्स इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, ये क्या है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है, बिकॉज दिस एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर व्हिच क्रिएट्स असेट फॉर द गवर्नमेंट. ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने कंप्यूटर परचेज किया है तो वो गवर्नमेंट का क्या है, असेट है. और क्योंकि वो असेट है, असेट अगर इंक्रीज हुआ है सो दैट मीन्स कि वो आपका कौन सा एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है. ठीक है, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. What is monetary policy? State any 3 instruments of monetary policy. मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके कोई भी 3 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं हमें एक्सप्लेन करने हैं. तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम लोग सबसे पहले बता देते हैं कि ये होता क्या है. सो इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री टू रेगुलेट एंड कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कि ऐसी पॉलिसी है जो सेंट्रल बैंक की किसी भी कंट्री की जो कि कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है जो मनी सप्लाई और क्रेडिट है इकोनॉमी में उसे. ठीक है, क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है. यहाँ पर देखो 3 आपको क्या देना है, इंस्ट्रूमेंट्स बताना है. तो 1 मार्क के वो 3 इंस्ट्रूमेंट और 1 मार्क का आपका मॉनेटरी पॉलिसी का डेफिनेशन. ठीक है, अब इसमें आप अपने साइड से थोड़ा सा एड ऑन क्या कर सकते हो, आपने फ्लो चार्ट बना दिया. आपसे 3 इंस्ट्रूमेंट पूछे गए तो फ्लो चार्ट में आपको सिर्फ 3 नहीं बताना है, आपको जितने इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं आप सारे बता दो, उनमें से आप 3 को एक्सप्लेन कर दो. ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे जो है एक एग्जामिनर जो उसे पता चल रहा है कि हाँ इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को सब कुछ पता है और उसने जो है ये 3 एक्सप्लेन कर दिए हैं हमें. ठीक है, सो मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी लिया हमने, क्वालिटेटिव मेजर लिया, क्वांटिटेटिव मेजर लिया. ठीक है, क्वालिटेटिव मेजर में हम लोगों ने ले लिया बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो. उसके बाद में आपके और भी आ जाएंगे लाइक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके क्वालिटेटिव मेजर्स में आ जाएंगी. और फिर क्वांटिटेटिव मेजर में आ गए आपके मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये सारे जो है आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स में आ जाएंगे. ठीक है, ये वाले स्टूडेंट्स दिस वुड बी क्वालिटेटिव, वो थोड़ा सा जो है इधर उधर हो गया, ये क्वालिटेटिव है और ये जो है आपके क्या है, क्वांटिटेटिव है. ठीक है, दीज आर योर क्वांटिटेटिव मेजर्स और ये हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स हैं. ऑल राइट, अब जो है 3 को एक्सप्लेन करना है, तो किसी भी 3 आपको जो अच्छे से आते हो उनमें से कोई भी जो है 3 को क्या कर देना है, आपको एक्सप्लेन कर देना है. सबसे पहला आ गया बैंक रेट. बैंक रेट क्या होता है, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि सेंट्रल बैंक चार्ज करती है फ्रॉम कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म क्रेडिट. ठीक है, जब सेंट्रल बैंक लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करती है टू कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसे बैंक रेट कहा जाता है. इसी के जैसा एक क्या आता है हमारे पास में, रेपो रेट आता है. रेपो रेट जो है वो एग्जैक्टली सेम है, बस उसमें डिफरेंस क्या है कि वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं. रिवर्स रेपो रेट क्या होता है स्टूडेंट्स, रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर कमर्शियल बैंक अपना जो सरप्लस डिपॉजिट है, अपना जो सरप्लस मनी है वो किसके पास में रखती है, सेंट्रल बैंक के पास में रखती है. तो सेंट्रल बैंक जो है उस पर कोई इंटरेस्ट पे करती है तो उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं. ठीक है, तो आई गेस ये सारे टर्म्स जो है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है. सो बैंक रेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है इकोनॉमी में तो बैंक रेट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बैंक रेट कम होगा तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम होगी. अल्टीमेटली जो कमर्शियल बैंक है वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो लोन्स है वो प्रोवाइड करेगी टू दी पब्लिक. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बैंक रेट अगर कम होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा. अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो बैंक रेट को इंक्रीज कर दो. उस सारी चीजों को आपको क्या करना है, यहाँ पर बता देना है कि क्या होता है. सो बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय द सेंट्रल बैंक ऑन लोन्स गिवन टू द कमर्शियल बैंक इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लीडिंग टू इन्फ्लेशन. सेंट्रल बैंक रेजेस द बैंक रेट. This raises cost of borrowing, which discourages commercial banks in borrowing from the central bank. Raising bank rate forces the commercial bank to raise their lending rates of interest to consumers and investors, thus makes credit costlier. As a result, demand for loans fall or vice versa. ठीक है,
अब आगे जो है नेक्स्ट देख लेते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो क्या किया जाएगा, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है उसे बाय किया जाएगा, ठीक है। बाय करने से क्या होगा, अगर सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय किया तो अल्टीमेटली अगर सेंट्रल बैंक बाय कर रही है तो उसका पेमेंट करेगी तो इकोनॉमी में मनी आएगा। तो अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो सिक्योरिटीज को बाय किया जाएगा, और अगर मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है तो सिक्योरिटीज को क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा, ठीक है। वही चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन कर देनी है। So it refers to the sale and purchase of government securities and bonds in the open market by the central bank. Sale of securities by the central bank brings flow of money to central bank from the commercial banks, thereby restricting their lending capacity. During inflation, central bank sells government security to commercial bank which lose equivalent amount of cash reserves, thereby affecting their capacity to offer loans. This absorbs liquidity from the system. As a result, there is a fall in the investment and aggregate demand. Thus, it is an effective measure of control, effective measure to control credit, ठीक है। एंड वाइस वर्सा सिचुएशन लिख देना, मतलब पूरी जो है एक्सप्लेन नहीं करना, यहाँ पर जो है वाइस वर्सा लिख देना कि हाँ वो समझ जाएंगे कि अगर इसका उल्टा हमें करना है तो उसके लिए परचेजिंग करनी पड़ेगी। देन कम्स टू कैश रिजर्व रेशियो। दिस इज व्हाट, ये वो पर्टिकुलर अमाउंट है या वो पर्टिकुलर परसेंटेज है ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कि कमर्शियल बैंक को एज अ रिजर्व रखना पड़ता है किसके पास में, सेंट्रल बैंक के पास में, ठीक है। सो इट इज द शेयर ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट इज मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल बैंक in India RBI to be maintained with the latter in the form of liquid cash. It acts as one of the reference rate when determining the base rate. It also helps in keeping inflation under control. ठीक है, आई गेस क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा आप लोगों को। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। हमें क्या करना है, अब मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम के। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो क्या होता है उसे हम एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद में हमने मेरिट्स लिखे, 2 मेरिट्स लिख दो काफी है, ठीक है। डीमेरिट्स लिखे, वहीं आप 2 डीमेरिट्स लिख दो काफी है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें बहुत ज्यादा जो है एलैबोरेट करके नहीं लिखना है, ठीक है। So a fixed exchange rate system is a system in which the government fixes the exchange rate at a particular level. The government or central bank ties the country's official exchange rate to another country's currency. मेरिट्स क्या है इसके, मेरिट्स अगर देखें तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्रिवेंट्स द मेंबर कंट्रीज फ्रॉम द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस व्हिच कैन वीकन द इकोनॉमिक पॉलिसी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में डिमांड सप्लाई से कोई मतलब नहीं होता है, जो भी ऑफिशियल अथॉरिटी ने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया है वही हम क्या करते हैं, वही हम मानते हैं। तो यहाँ पर जो है फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, तो ये एक काइंड से क्या हो गया, मेरिट हो गया कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। It promotes capital movement. Fixed exchange rate system attracts foreign capital because a stable currency does not involve any uncertainties about exchange rate that may cause capital loss, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है वो प्रमोट करेगा किस चीज को, कैपिटल मूवमेंट्स को भी प्रमोट करता है, ठीक है। अब इसके डीमेरिट्स देखो तो इट क्रिएट्स अ बैरियर ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्री मार्केट। ये जो एक फ्री मार्केट वाला ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ से नहीं हमें मिल सकता है। अंडर दिस सिस्टम द कंट्रीज विद डेफिसिट्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट यूजेस देयर स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस कैन फर्दर क्रिएट प्रॉब्लम्स एज द कंट्री may be forced to devalue their currency. On the other hand, countries with surplus in balance of payment will face the problem of inflation, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कंट्रीज थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी जो है प्ले कर सकती है, तो उसकी वजह से वो पर्टिकुलर कंट्री जिसका फॉरेन एक्सचेंज थोड़ा वीक है उसके लिए ये चीज डिसएडवांटेजेस भी बन जाती है, ठीक है। तो ये इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हो जाते हैं, उसी के साथ में क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट हो जाता है। आई गेस क्लियर है क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉपर्ली। उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। When exchange rate of foreign currency falls, its demand rises. Clarify, ठीक है। जब एक्सचेंज रेट जो है फॉरेन करेंसी का अगर फॉल होता है तो उसकी जो डिमांड है वो राइज होती है, इसे क्लैरिफाई करो। एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन को समझना है तो वो समझा देती हूँ, आंसर जो है वो तो बहुत ही इजी रहेगा। एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स देखो $1 इज इक्वल्स टू ₹60,
ठीक है, ये हम लोग ने बोला व्हेन एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, ठीक है, क्या हो रहा है, सॉरी, फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट फॉल हो रहा है, दैट मींस जो फॉरेन करेंसी है वो हो रही है डिप्रिशिएट, ठीक है, हमारे लिए फॉरेन करेंसी सस्ती बन रही है, इसका मतलब ये है अगर फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट फॉल हो रहा है तो फॉरेन करेंसी जो है वो सस्ती हो रही है। अब जो है $1 50 रुपए में ही मिल रहा है, पहले 60 में मिल रहा था, 50 रुपीज में मिल रहा है। अब एक सिंपल सी चीज है, हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, जब भी किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, राइट। ये जो हमारे लिए डॉलर है ये क्या है, ये एक कमोडिटी है, पहले उस कमोडिटी को खरीदने के लिए हमें 60 रुपीज पे करने पड़ते थे एक यूनिट को खरीदने के लिए, अब वही सेम एक यूनिट को खरीदने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज को पे करना है, तो हमारे लिए डॉलर क्या हुआ, सस्ता हुआ, और वो सस्ता हुआ है तो हम उसकी डिमांड बढ़ाएंगे। किस सेंस में डिमांड बढ़ाओगे, हम जो है लाइक जो हमारी फॉरेन विजिट्स है या जो फॉरेन कंट्रीज में टूरिज्म है ऑफ इंडियंस वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, कि हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं अभी जो है एक्सचेंज रेट थोड़ा फेवरेबल चल रहा है तो हम जो है हमारे थोड़े कम पैसे लगेंगे, हम घूम के आते हैं, जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज हम जो हमारे लिए वो गुड्स क्या हो गए, रिलेटिवली चीपर हो गए, तो उनका पेमेंट करने के लिए हमें डॉलर तो चाहिए होगा, मनी तो चाहिए होगा, फॉरेन एक्सचेंज तो चाहिए होगा, तो अल्टीमेटली उसकी जो डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर फॉरेन करेंसी की जो फॉरेन करेंसी अगर उसका एक्सचेंज रेट फॉल होता है तो उसकी डिमांड कैसे इंक्रीज हो रही है, आई गेस ये चीज आप लोगों को क्लियर है। अब इसे लिखना कैसे है इस चीज को देख लो। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज वेयर वन करेंसी इज ट्रेडेड फॉर द अनदर, देयर इज अ डिमांड फॉर ईच करेंसी एंड अ सप्लाई ऑफ ईच करेंसी, इन दीज मार्केट्स वन करेंसी इज ब्रॉट यूजिंग अनदर, foreign currencies are demanded by domestic households, firms and governments who wish to purchase goods, services or financial assets that are denominated in the currency of another economy, ठीक है। यहाँ पर हमने बहुत ही शॉर्ट में सबसे पहले क्या बताया कि फॉरेन करेंसी डिमांड क्यों की जाती है, कौन डिमांड कर रहा है, किस पर्पज से डिमांड जो है हम लोग करते हैं फॉरेन करेंसी को, ठीक है। सो व्हेन एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन करेंसी डिक्लाइंस डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स डियरर, जब एक्सचेंज रेट जो है अगर वो डिक्लाइन होता है फॉरेन करेंसी का तो जो डोमेस्टिक करेंसी वो क्या होती है, डियरर बन जाती है, इंपोर्ट्स जो है वो चीप बन जाते हैं हमारे लिए, एंड एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर इंपोर्ट राइजेस। नाउ द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आल्सो राइजेस टू पे द इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स। इन रिवर्स व्हेन प्राइस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेजेस, value of domestic currency decreases, import becomes costlier and thus the domestic demand for foreign goods fall. Due to the fall in imports, the demand for foreign currency will also fall, ठीक है। तो आई गेस जो पूरी चीज थी वो आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे जो है डिमांड राइज होगी विथ फॉल इन द एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। आई गेस क्लियर है क्वेश्चन, आ जाओ नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए और बी दो पार्ट्स हमारे पास में। A1 इज स्टेट एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, और बी है आपके पास में एलैबोरेट एनी टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एज एक्सरसाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ऑफ मार्क्स 6, ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, दो पार्ट्स है, तो ये अज्यूम करो कि 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो सबसे पहले हमें दो कंपोनेंट्स बताने हैं, किसके, M1 मेजर के। M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई जो कि मोस्ट लिक्विड जो है मेजर होता है किसका, मनी सप्लाई का, ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन को आंसर कर दें। सो 2 कंपोनेंट्स ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अब उसके लिए सबसे पहले जो है हमने जो M1 मेजर है उसका क्या कर दिया, फॉर्मूला लिख दिया, दैट इज M1 इज इक्वल्स टू C प्लस OD प्लस DD। अब C प्लस OD प्लस DD, C OD और DD है क्या, तो C इज द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, OD इज द अदर डिपॉजिट्स एंड DD इज व्हाट, डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। इन शॉर्ट वी कैन से कि M1 क्या होता है, M1 मनी सप्लाई क्या होता है, इट इज करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, ठीक है। जब हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है हमारा M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अब इनमें से स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं देना है, इनको एक्सप्लेन भी करना है,
तो एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। OD is the other deposits with RBI. These are the demand deposits held by the RBI for all economic units except the government and banks. It includes demand deposit of public financial institutions like IDBI etc. फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट, IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। ठीक है, और वहीं हम जब डिमांड डिपॉजिट की बोल रहे हैं तो ये क्या है? सो DD इज द डिमांड डिपॉजिट विच मीन्स दोज डिपॉजिट्स which can be withdrawn at any time by the account holders. Current account deposits are also included in the demand deposits. ये जो दो components थे ये explain कर दिया। 1 mark for this, 1 mark for this और 1 mark जो आपने introduction दिया उसके लिए मिल जाएगा। तो इस वे से आपका जो ये 3 marks है वो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब जो है इसका जो B वाला क्वेश्चन है, elaborate any two instruments of credit control as exercised by the Reserve Bank of India, इसे देख लेते हैं। तो कोई भी दो जो है आपको इंस्ट्रूमेंट्स बताने हैं। हमने ले लिया बैंक रेट पॉलिसी। अब अभी हम लोग बैंक रेट पॉलिसी पढ़कर आए कि ये क्या होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को वापस एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आई गेस जो चीजें हैं वो आप लोगों को क्लियर है, तो इसीलिए जो है हम इस पर्टिकुलर आंसर को वापस ना रिपीट करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको दो इंस्ट्रूमेंट बोले ना स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स कि एक इंस्ट्रूमेंट पर आपको 1.5 मार्क्स आपको गेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने प्रॉपर्ली लिखा तो यहाँ पर आपको 1.5 मार्क्स मिल गया, और नेक्स्ट वाला जो एक और इंस्ट्रूमेंट है वो आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया तो 1.5 जो है आपको वहां पर स्कोर हो जाएगा। तो इस वे में आपके 3 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्ली क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब है हमारे पास में 17th क्वेश्चन, जो कि आपके पास में 6 मार्क्स का ही है। ठीक है, distinguish between marginal propensity to consume and average propensity to consume, give a numerical example। ठीक है, क्या करना है आपको? MPC और APC के बीच में डिफरेंस बताना है और एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी देना है। अब सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप एक टेबल बनाओ और जो MPC और APC के बीच का डिफरेंस है वो बता दो, और फिर जो है उसके बाद में एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम दे देंगे उसका। ठीक है, अब MPC और APC में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कैसे दोगे? आप देखो, इनकम ले लेना, कंजम्पशन ले लेना, चेंज इन इनकम निकाल लेना, चेंज इन कंजम्पशन निकाल लेना, APC को फाइंड आउट कर देना, MPC को फाइंड आउट कर देना, यही होगा उसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या देख लेंगे? सबसे पहले जो डिफरेंस है बिटवीन MPC एंड APC ये देख लेते हैं, और फिर उसके बाद में उसका जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल होगा वो देख लेंगे। ठीक है, तो MPC APC पर आते हैं, बेसिस पॉइंट लेंगे, मीनिंग बता देते हैं। सबसे पहले द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड द चेंज इन इनकम इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, MPC क्या होता है? MPC जो है वो रेशियो है ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन इनकम। वहीं APC को अगर देखें तो ये होता है रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम। ठीक है, एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसके बाद में रिप्रेजेंट क्या करता है? MPC, तो MPC रिप्रेजेंट करता है द पार्ट ऑफ इंक्रीज्ड इनकम विच इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। ठीक है, MPC क्या बताता है कि जो इंक्रीज्ड इनकम है उसका कितना पार्ट कंजम्पशन पर स्पेंड हो रहा है। वहीं APC को अगर हम लोग देखें तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि टोटल इनकम का कितना पार्ट आप कंजम्पशन पर स्पेंड कर रहे हो। सो इट रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ टोटल इनकम विच इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। ऑल राइट, फिर आगे चलें। सिंबॉलिकली अगर हम लोग देखें तो MPC को आप कैसे जो है डिफाइन करोगे? MPC इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम करेंगे हम लोग, और APC को क्या करेंगे हम लोग? टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम किया जाएगा। ठीक है, अब जो है इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। इनकम ले लो, कंजम्पशन ले लो। अब इनकम 0, 800, 1300, 1800, 2300, कोई जरूरी नहीं कि आपको यही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो। आप ये भी ले सकते हो 0, 100, 200, 300 एंड 400। ठीक है, ये आपकी इनकम हो सकती है। इनकम जो आपको आपके मन से लेना है ले लीजिए, कंजम्पशन जो आपको आपके मन से लेना है वो ले लीजिए। बस एक चीज ध्यान रखना है कि कंजम्पशन को जो है एट 0 लेवल ऑफ इनकम 0 मत रखना। ठीक है, ऑल्दो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम MPC APC को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल 0 लेवल ऑफ इनकम पर आपकी इनकम को 0 मत रखना। ठीक है, सॉरी, 0 लेवल ऑफ इनकम पर आपके कंजम्पशन को 0 मत रखना, बिकॉज वी नो कि हमेशा जो है कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन जरूर होता है। 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी जो है कंजम्पशन किया जाता है। ठीक है, फॉर दी सर्वाइवल नीड्स, तो यह आपके लिए कंपल्सरी है।
अब उसके बाद में आपको जो लगे वो आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पर आपने 50 ले लिया, 150, 250, 350, 450, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपको जो भी पर्टिकुलर फिगर्स अच्छे लग रहे हैं वो ले लो, और ऐसे लेना जिसमें आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े, ठीक है। ये जैसे कि अगर ये वाले फिगर्स देखोगे तो इसमें आपकी जो है कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस या बहुत ज्यादा जो है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। अब अगर देखो इसमें मैं एमपीसी निकालूंगी तो कितना ईजी हो जाएगा, 100 का डिफरेंस इधर है, 100 का डिफरेंस इधर है, निकाल देंगे। मतलब कि चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम तो 100 ही आएगा हमारा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही इजीली एमपीसी निकल जाएगा। एपीसी में थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी लेकिन वो भी इजीली निकल जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ऐसे ही नंबर्स लेना जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो, कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सही रहे, और इनकम को इंक्रीज करना है हमें, एंड विद इंक्रीज इन इनकम आपका कंजम्पशन भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। ये भी याद रखना है कि विद इंक्रीज इन इनकम जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर एक चीज ये समझना स्टूडेंट्स कि आपको जो है इनकम और कंजम्पशन कैसे लेना है। अगर इस पर्टिकुलर नंबर्स पे लोगे तो आपका चलो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर 50 कंजम्पशन हो गया, लेकिन हमेशा इनकम से ज्यादा कंजम्पशन नहीं रह सकता है। तो ये जो फिगर्स है ना इनको चेंज करना, दैट मीन्स ये नहीं कि इधर 400 उधर 450, यही चीजें आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है कि इनकम से ज्यादा आपको कंजम्पशन हर पॉइंट पर नहीं लेना है, सिर्फ फर्स्ट वाले पॉइंट पर आप ले सकते हो। अब उसके बाद में आप जो हो इसमें क्या कर लो, इसमें आप चेंजेस कर लो। अगर आपको लग रहा है कि हमें यहाँ पर जो है 150, 250, 350 और 450 ही लेना है तो इस साइड चेंज कर दो, इसको 200, 400, 600 एंड 800 कर दो, तो आपका जो है सारा जो शेड्यूल है वो क्या हो जाएगा, सही बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये प्रोपोर्शनेट चेंज आपको इक्वल रखना है, ये तो सिर्फ इक्वल हमने क्यों रखा है ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे। बाकी आप जो हो 10 रुपए से भी बढ़ा सकते हो, आपकी इनकम 10 रुपीज से भी बढ़ा सकते हो, आपकी इनकम 100 से भी बढ़ा सकते हो। एक पॉइंट पर 100 से बढ़ गई, एक पॉइंट पर जो है आपकी 50 से ही इंक्रीज हुई, ऐसा भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करने का कोई मतलब नहीं है, फालतू में अपना ही जो है बर्डन बढ़ाना है, इसलिए क्या रख लो, कांस्टेंट रख लो, तो आपका एमपीसी बहुत ही इजीली जो है फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। आ जाए अब जो है अपने इस न्यूमेरिकल पर, एपीसी निकाल लेते हैं। सी डिवाइडेड बाय वाई करना है। सी देखिए आप लोगों ने, दैट मींस जो कंजम्पशन लिया है 500, 600, 700, 800 एंड 900 लिया है। जब आप इन्हें पर्टिकुलरली डिवाइड करोगे तो ये फिगर्स मिल जाएगा। उसके बाद में आपने चेंज इन कंजम्पशन निकाल दिया, चेंज इन इनकम निकाल दिया, चेंज इन कंजम्पशन ये आ गया आपका, चेंज इन इनकम आपके पास में ये आ गया है। अब उसके बाद में जो है एमपीसी निकाल दो, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, तो ये सारी वैल्यूज जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कंप्लीट, ठीक है। आई गेस क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं और इसी का जो एक और वाला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस। Also explain the changes that take place when the economy is not in equilibrium with the help of the diagram। क्या करना है हमें, जो इक्विलिब्रियम है इकोनॉमी में उसे एक्सप्लेन करना है सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन के थ्रू, और ये भी एक्सप्लेन करना है कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर नहीं होती है तो वैसे केस में जो चेंजेस है वो क्या टेक प्लेस करते हैं, कि कैसे जो है हमारी इकोनॉमी वापस इक्विलिब्रियम में आ जाती है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करो, डायग्राम बना दो। बहुत ही क्लियरली लिख दिया है विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम, तो आपको डायग्राम तो वैसे भी बनाना ही है। अगर ना भी लिखा होता स्टूडेंट्स तो भी आपको डायग्राम बनाना है। जिन क्वेश्चंस में आप फ्लो चार्ट डायग्राम बना सकते हो वो चीज आपको करनी है। तो सबसे पहले हम डायग्राम देख लें। हम लोगों ने लिया यहाँ पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड आउटपुट आ गया। सेविंग कर्व वी नो नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होता है, ये आपका सेविंग कर्व बन गया। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट आ गया है, दोनों जहां पर मीट कर रहे हैं वो हो जाएगी आपकी S इज इक्वल्स टू I, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, ठीक है। अब अगर हम डिसइक्विलिब्रियम बोले, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम के अलावा वाली कंडीशन देखें, तो इस पर्टिकुलर प्लेस पर बिफोर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो इक्विलिब्रियम है इसके पहले क्या देखने को मिल रहा है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट है, और आफ्टर पॉइंट E सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट वाली कंडीशन है, ठीक है। इस चीज को भी आप यहाँ पर जो है डिफाइन कर सकते हो कि देखो इस पर्टिकुलर फेज में सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट है और उस फेज में जो है सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है। आंसर देख लें इसका। So equilibrium level of income is determined at a point where ex ante or planned saving is equal to planned investment. This is because in equilibrium AS is equals to AD or C plus S is equals to C plus I, or
S इज इक्वल्स टू I, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कब डिटरमाइन होता है, जब प्लान्ड सेविंग किसके इक्वल हो, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के। सो E इज द पॉइंट वेयर S इज इक्वल्स टू A। इस डायग्राम में से, इस ग्राफ में से हमने बताया कि E एक ऐसा पॉइंट है जहां पर S इज इक्वल्स टू I आ रहा है, हेंस द पॉइंट एट विच द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम इज पॉइंट E। OY इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। OY क्या है, OY है हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है वो, ठीक है। ये आपकी जो इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल है वो बता दिया गया है इससे। अब आता है व्हेन S इज मोर देन I वाली अगर कंडीशन है, तो व्हेन सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इट रेफर्स टू AD इज लेस देन AS। दैट मीन्स सेव अगर पर्सन ज्यादा कर रहा है तो वो डिमांड कम कर रहा है तो AD कम रहेगा उसका, तो AD इज लेस देन AS वाली कंडीशन है। देयर विल बी अ राइज इन द इन्वेंट्री स्टॉक एंड प्राइसेस विल स्टार्ट टू फॉल। टू क्लियर देयर स्टॉक्स द प्रोड्यूसर विल नाउ प्लान लेसर आउटपुट। दिस विल मीन लेसर इनकम इन द इकोनॉमी, लेसर इनकम इंप्लाइज लेसर सेविंग। द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल S इज इक्वल्स टू I, ठीक है। तो कैसे जो है ये वाली कंडीशन S इज मोर देन I जो है वो S इज इक्वल टू I में कैसे कन्वर्ट हो गया, आई गेस क्लियर हो गया है। देन आगे चलते हैं, इफ S इज लेस देन I वाली कंडीशन है, तो व्हेन S इज लेस देन I इट इंप्लाइज अ सिचुएशन व्हेन विड्रॉल ऑफ एक्सपेंडिचर इज lesser than injection of expenditure into the circular flow of income. Accordingly, overall expenditure in the economy would exceed than what is required to buy the planned output. It is the situation of higher AD than AS. To cope with the situation, the producers would now plan higher output. Higher output would mean higher income and higher savings. The process will continue till S is equals to I, ठीक है। तो if S is less than I है तो वापस S इज इक्वल्स टू I कैसे बनेगा, ये पूरी प्रोसेस से। इफ अगर आप लोगों को डिटेल में समझना है तो जाकर जो हमारे डिटेल वाले वीडियोस हैं उन्हें आप लोग देख लें, वहां से आपको सारी चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर आउट हो जाएंगी, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन बी पर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर से एमसीक्यूज आ रहे हैं सबसे पहले हमारे सामने, एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सो इन ब्रिटिश इंडिया क्लॉथ इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड एट, ब्रिटिश इंडिया में क्लॉथ इंडस्ट्री कहां पर थी, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु और गाजियाबाद। सो द करेक्ट आंसर वुड बी अहमदाबाद, योर ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या गिवन है। The latest demonetization of currency was undertaken by the government of India on November 8, 2016. क्या demonetization 8th of November 2016 को हुआ था, बिल्कुल हुआ था। This is the true statement, ठीक है। रीजन में है there was an increase in corruption and terror funding and black money in the economy. डिमोनेटाइजेशन क्यों किया गया, इन चीजों की वजह से, तो क्या ये बात सही है, ये भी सही है। अब क्या ये असर्शन रीजन का जो है, ये जो रीजन है ये असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है क्या, देखो असर्शन बोल रहा है डिमोनेटाइजेशन के बारे में, लेकिन असर्शन जो है वो स्पेसिफिकली डेट के बारे में बात कर रहा है कि 8th of November 2016 को जो है डिमोनेटाइजेशन किया। और क्यों किया, क्योंकि जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था करप्शन और टेरर फंडिंग और ब्लैक मार्केटिंग में, ठीक है, ब्लैक मनी में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Next है, when a worker is engaged by someone and paid his or her wages on regular basis is known as, अगर कोई एक वर्कर है जो कि किसी के थ्रू एंगेज्ड है, दैट मीन्स वो किसी के अंडर वर्क कर रहा है और वो रेगुलर बेसिस पर जो है क्या पे किया जाता है उसे, उसके जो वेजेस है वो पे किए जाते हैं, तो ऐसे केसेस में उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस आर रेगुलर सैलरीड वर्कर, फॉर्मल सेक्टर वर्कर, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर एंड नन ऑफ दीज। अब वो जो वर्कर है वो फॉर्मल सेक्टर में आ रहा है या इनफॉर्मल सेक्टर में आ रहा है वो हम इस इंफॉर्मेशन से बता नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम बी और सी ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे ही नहीं। उसके बाद में रेगुलर बेसिस पर जो है वो उसे जो है वेजेस वगैरह मिलते हैं, सो ही विल बी अ रेगुलर सैलरीड वर्कर, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, असर्शन है इट इज असेंशियल टू डेवलप प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। ये असेंशियल है कि जो प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज हैं उन्हें डेवलप किया जाए रूरल इंडिया में। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। फार्मर्स कैन वेट फॉर बेटर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट, क्यों, ये अगर इसे हम जो है लिंक करें तो क्यों जो है प्रॉपर फैसिलिटीज, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज क्यों जो है रूरल एरियाज में होनी चाहिए, ताकि जो फार्मर्स हैं वो बेटर प्राइसेस के लिए वेट कर सकें, ठीक है। तो आपका रीजन ट्रू भी है, साथ ही साथ इस असर्शन का जो है रीजन वो बन रहा है, तो योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है।
फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसमें जो है लोएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की, ठीक है। ऑप्शंस आर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ऑल हैव द सेम डेंसिटी। हम लोगों ने पढ़ा है डेंसिटीज का पर स्क्वायर, जो पर स्क्वायर आपका किलोमीटर एरिया है उसमें कितने लोग रिसाइड कर रहे हैं, दैट इज द डेंसिटी। तो वो किस में सबसे कम है, दैट इज चाइना, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज और ऑप्शन बी। असर्शन रीजन है, देखते हैं क्या गिवन है। असर्शन गिवन है प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज मोर इन पाकिस्तान। जो प्रपोर्शन ऑफ पीपल है पॉवर्टी लाइन के बिलो वो पाकिस्तान में ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान फॉलोड मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, क्या ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। क्या इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। तो आपका असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। The colonial government made no sincere attempts to estimate India's national and per capita income, but most studies found that India's national income growth in the pre-independence era was dash and per capita income growth was dash, ठीक है। तो as such तो बहुत sincere efforts किए नहीं गए थे, लेकिन फिर भी जो estimations हुए थे उसके हिसाब से हमें बताना है कि जो national income growth है वो कितनी थी और per capita income growth कितनी थी इंडिया में। ऑप्शंस है क्लोज टू 5%, मोर देन 2%, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन के लिए ये वाला ब्लैंक और सेकंड वाले में ये आएगा, ठीक है। फिर लेस देन 3%, मोर देन 1%। फिर नेक्स्ट जो आपका सी ऑप्शन है क्लोज टू 0.5% एंड ऑलमोस्ट 0%, एंड डी इज लेस देन 2% एंड क्लोज टू 0.5%। तो नेशनल इनकम में ग्रोथ कितनी थी स्टूडेंट्स, 2% से कम थी, ठीक है। दैट मीन्स नियर 2% और लेस देन 2%, हमने यही चीज पढ़ी है। ऑल्सो जो पर कैपिटा इनकम है उसकी ग्रोथ कितनी थी, 0.5% की, तो दैट इज क्लोज टू 0.5%। करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन डी, लेस देन 2% और क्लोज टू 0.5%, ठीक है। या फिर इसी के और में एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या गिवन है। स्टेटमेंट है इंडियन एग्रीकल्चर बिकेम बैकवर्ड, स्टैग्नेंट एंड नॉन वाइब्रेंट अंडर द ब्रिटिश रूल, क्या ये बात सही है, बिल्कुल ट्रू है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड फार्मर्स वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट कमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिगो, क्या ये चीज भी सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शंस देख लो, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, 2 is true and 1 is false, क्या आएगा, both the statements are true। तो correct option will be option A, that is both the statements are true, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, with the increase in the fiscal deficit the government has created a space for dash from the government। जैसे जैसे जो है फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट ने जो है एक स्पेस बना ली है, किस चीज की, इन्वेस्टमेंट की, डिसइन्वेस्टमेंट की, प्राइवेटाइजेशन की एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो गवर्नमेंट ने जो है इन्वेस्टमेंट की स्पेस बना ली है। इन्वेस्टमेंट की स्पेस बना ली मतलब कि क्या, देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट कर रही है, तो दैट मीन्स कि अब कोई ना कोई तो उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो गवर्नमेंट ने एक स्पेस बना ली है जहां पर इन्वेस्टमेंट आ पा रहा है, ठीक है। आई गेस जो इसका मतलब है वो क्लियरली समझ में आया कि गवर्नमेंट ने किस चीज की स्पेस बनाई है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, कि गवर्नमेंट ने जो है इन्वेस्टमेंट की स्पेस बना ली है, ठीक है। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। There are two statements given below about the changes in India's structural composition in the period 1950 to 1990। दो स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद में हमें बताना है which of these statement is or are true, ठीक है। तो ट्रू वाली स्टेटमेंट हमें देखनी रहेगी। पी स्टेटमेंट जो है वो है आपके पास में, एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी वाज द हाईएस्ट, ठीक है। जो आपका क्या बताना है हमें, अबाउट दी चेंजेस इन इंडियाज स्ट्रक्चरल कंपोजिशन इन द पीरियड 1950 टू 1990। 1950 से 1990 का जो पीरियड था उसमें जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर था जीडीपी में वो सबसे ज्यादा था, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। जो आपका क्यू है वो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग दिस पीरियड लेड टू फर्दर इंक्रीज इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज इन द जीडीपी बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड, क्या ये सही है, नहीं, दिस इज फॉल्स। बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड जो जीडीपी में शेयर था एग्रीकल्चर का वो कम हो गया था। तो सिर्फ आपकी जो स्टेटमेंट पी है ये सही है, तो आपका जो ऑप्शन ए है ओनली पी, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत कैन बी कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ,
आत्मनिर्भर भारत, जो कि आप लोगों ने बहुत सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, मतलब नहीं भी पता है तो, और मतलब भी इतना तो पता है कि आत्मनिर्भर भारत मतलब कि सेल्फ सफिशिएंट जो हमें बनना है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत जो है कैन बी कंसिडर्ड एज अ न्यू टाइप ऑफ व्हाट? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट प्रमोशन, लिबरलाइजेशन और एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या आएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर वुड बी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमने किया क्यों था? ताकि हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो उतनी स्ट्रांग बन सके और वो खुद केपेबल बन सके, ठीक है। इसलिए इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने का सोचा गया था। और अकॉर्डिंगली आत्मनिर्भर भारत भी क्या बोल रहा है? वही बोल रहा है कि हमें फॉरेन गुड्स पर डिपेंड नहीं करना है, हमें अपने ही चीज़ों पर जो है हर एक चीज़ को करना है, ठीक है। अपने ही जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उन्हीं से अपनी जो वांट्स डिमांड्स फुलफिल करनी है, और जो डिमांड्स हैं उनके हिसाब से हर एक गुड जो है वो डोमेस्टिकली ही बनाना है, ताकि हमें जो है इंपोर्ट वगैरह की ज़रूरत ना पड़े और हमें किसी और कंट्री पर डिपेंड ना करना पड़े। तो आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक न्यू टाइप ऑफ, हम बोल सकते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इंटरप्रेट द गिवन इमेज एंड लिस्ट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हमारे पास में एक जो है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, एक इमेज गिवन है और हमें जो है इसे इंटरप्रेट करना है और इसके पीछे के क्या रीजंस है, क्यों जो है ये चीज़ हो रही है, जो भी पर्टिकुलर इमेज में दिया है वो क्यों जो है हो रहा है, उसका हमें रीजन बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हमें लिखना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इमेज पर। इमेज बता क्या रही है? इमेज में हम लोग क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स? एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर वाला पार्ट हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से बहुत हीट निकल रही है। अल्टीमेटली वी कैन से कि अर्थ जो है वो क्या हो रही है? वो गर्म हो रही है, अर्थ जल रही है, एक काइंड से बोल सकते हो। यहाँ पर हीट जो है वो बहुत बढ़ गई है। और वहीं अगर ये डाउन साइड वाले पोर्शन को आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो वाटर है वो स्कैटर हो रहा है, राइट। तो वाटर क्यों स्कैटर हो रहा है और अर्थ क्यों जो है ये वार्म अप, हमें क्या ये चीज आपको क्या जो है सिग्निफाई कर रही है? इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं? तो बहुत ही सिंपल है, इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग, राइट। ये कौन सा फैक्टर हमें बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग का? ये आपको बता रहा है कि आपकी जो अर्थ है वो हीटअप हो रही है और उसी की वजह से ये जो आपकी आइज है, स्पेशली आइज हम बोलेंगे कि जो पोलर आइज है वो मेल्ट हो रही है। स्पेशली आइज की ही बात क्यों की हमने ग्लोबल वार्मिंग में? रीजन बीइंग कि आपको ग्लोबल वार्मिंग का सिनेरियो दिख रहा है, साथ ही साथ आपको एक सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पर वाटर लेवल्स का, या वाटर के बारे में बात की जा रही है कि वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइज है वो मेल्ट हो रही है, और आइज मेल्ट हो रही है तो वाटर लेवल्स बढ़ रहा है, ठीक है, या उसकी वजह से जो वेरियस और भी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अल्टीमेटली इससे हमें क्या समझ में आया कि हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आंसर करना है, प्लस जो हमारे इफेक्ट्स होंगे, राइट। यहाँ पर क्या लिखा है? लिस्ट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो बताएंगे। और कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट्स आप लोग जो है ये जो मेल्टिंग ऑफ आइज है इसे भी क्या कर सकते हो? इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, 1-2 लाइन में, कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है स्पेशली जो पोलर आइज है वो क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है, ठीक है। ये चीजें भी आप क्या कर सकते हो? वहां पर लिख सकते हो। ऑल राइट, तो आई गेस जो इमेज है वो क्लियर है। अब जो आंसर है वो देख लेते हैं। सो द गिवन इमेज इंडिकेट द फिनोमेना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज्ड वाटर लेवल इज ऑल्सो डिपिक्टेड इन द इमेज विच इज द कॉज ऑफ आइज मेल्टिंग स्पेशली एट पोलर रीजन्स ड्यू टू इंक्रीज्ड ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है। तो जो है हमने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो इमेज है वो इंडिकेट कर रही है ग्लोबल वार्मिंग के फिनोमेना को, प्लस जो इंक्रीज्ड वाटर लेवल्स है वो भी डिपिक्ट किया गया है इस इमेज में, जो कि किस वजह से हो रहा है? जो आइस मेल्ट हो रही है उसकी वजह से, स्पेशली एट द पोलर एरियाज ड्यू टू इंक्रीज्ड ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है। So global warming is a phenomena of a gradual increase in the temperature near the Earth's surface. During the past century, the atmospheric temperature has risen by 1.1 degree Fahrenheit or 0.6 degree Celsius and sea level has risen several inches, ठीक है। तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो डेफिनेशन है वो दे दी।
3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जो है इसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है, बिकॉज अभी हमें फैक्टर्स भी बताना है, तो अब हम डायरेक्टली किस पर आ जाएंगे, अपने फैक्टर्स पर आ जाएंगे। तो फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग आर burning of coal and petroleum products, sources of carbon dioxide, methane, nitrous oxide and ozone, deforestation which increases the amount of carbon dioxide in the atmosphere, methane gas released by animal waste and increased cattle production which contributes to deforestation, methane production and of fossil fuels। ठीक है, तो ये जो है these are some of the factors that are contributing to global warming। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कॉलोनियल रूल टू इंडियन इकोनॉमी डिस्कस। ठीक है, जो रेलवेज, जो डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज है वो काफी इंपॉर्टेंट क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है कॉलोनियल रूल का इंडियन इकोनॉमी पर। इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है वो हमें बताना है। ठीक है, so the British introduced railways in India in 1850 and it is considered as one of their most important contribution to Indian economy। ये जो रेलवेज है ये इंट्रोड्यूस तो उनके फायदे के लिए की गई थी, लेकिन उनके जाने के बाद वो हमारे लिए भी क्या रही, प्रॉफिटेबल रही। ठीक है, so the railways enabled the people to undertake long distance travel, thereby breaking geographical and cultural barriers। Railways were developed to move finished goods imported from Britain to different interior parts of the colonial India। Britishers wanted to widen the size of the market for their own goods। It also led to commercialization of agriculture, the profits from which never reached the Indian people and made the village economy self-sufficient। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है रेलवे के वो बताए, लेकिन साथ साथ में जो ब्रिटिशर्स का उसके पीछे का मोटिव था वो भी क्या किया है, वो भी हम लोग उसको साथ साथ में बताते चले हैं। ठीक है, अब इसका एक और वाला क्वेश्चन है, और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या गिवन है। द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। इन व्यू ऑफ दिस डिस्कस द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ठीक है, जो पर्पस है गवर्नमेंट का वो मेनली क्या था, रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करना, और इस व्यू में हमें बताना है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 का क्या रोल रहा था। ठीक है, so industrial policy resolution 1956 was the basis of second 5-year plan and tried to develop socialist pattern of society। This resolution classified industries into 3 categories। First category was absolutely owned by the state, comprising of 17 industries such as railways, air transport, arms and ammunition and iron and steel and atomic energy। उसका जो second category था उसमें थे private sector could supplement the efforts of state, with state taking the sole responsibility of starting new units, and it comprises of 12 industries। और जो इसका थर्ड कैटेगरी था वो पूरा का पूरा क्या था, प्राइवेट सेक्टर के पास में था। सो कंसिस्टिंग ऑफ रिमेनिंग इंडस्ट्रीज व्हिच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर, नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये बेसिकली जो आईपीआर था 1956 का, उसका क्या मतलब था वो चीज हमने यहाँ पर बताई। उसके बाद में दिस पॉलिसी वाज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन्स एंड ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर एस्टैब्लिशिंग यूनिट in economically backward areas was very easy। These units were also given concessions such as tax benefits and electricity at low tariffs। The government tried to promote regional equality through this policy। ठीक है, तो जो लाइसेंस वगैरह थे उसकी हेल्प से गवर्नमेंट ने रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करना ऐसे एरियाज में बहुत ही इजीली, जिससे कि वहां पे जो है इंडस्ट्री सेटअप होगी तो धीरे धीरे वो पूरा एरिया क्या होगा, डेवलप होगा। तो जो रीजनल इक्वालिटी है वो मेंटेन की जा सकती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ट्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमें ट्रेस करना है, उसे हमें बताना है। क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स, तो हमें कितने वर्ड्स में इसे कंप्लीट करना है, 80 to 100 वर्ड्स में जो है इसे कंप्लीट करना रहेगा। आंसर देख लेते हैं इसका कि ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, human capital is positively related to economic growth, though it is difficult to establish a relationship of cause and effect from the growth of human capital to economic growth। ठीक है,
ह्यूमन कैपिटल अगर अच्छा रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होगी ही होगी, लेकिन प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम लोग स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्टिल जो भी पर्टिकुलर रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। But we can see that human capital formation is related to economic growth in the following manner: higher productivity of physical capital, ठीक है। So human capital increases productivity of physical capital as specialized and skilled workers can handle machines or techniques better than unskilled workers. This is because productivity and production leads to economic growth, ठीक है। जो फिजिकल गुड्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनोवेटिव स्किल्स जो है वो आएगी अगर प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल है तो, जो हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल फैसिलिटेट्स इनोवेशन ऑफ न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस इंक्रीजेस द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ एन इंक्रीज इन जीडीपी। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो हायर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, उसकी वजह से जो इनइक्वालिटी है इनकम ग्रुप्स में वो कम होगी, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट रेट विद एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्टिविटी राइजेज, ऑल्सो एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीजेज द लेवल ऑफ इनकम एंड दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ, ठीक है। Then brings positive outlook. So the process of human capital formation brings a positive outlook to the society, which is different from orthodox and traditional ways of thinking. Hence it increases the rate of participation in the workforce, leading to an increase in the level of production in the GDP. तो इस वजह से हम बोल सकते हैं ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या है, वो रिलेटेड है, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 पॉइंट हमने लिख दिए, इससे ज्यादा की हमें जरूरत है नहीं लिखने की, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ। द प्राइम मिनिस्टर अर्ज्ड टू इंक्रीज द रूरल इनकम बाय इंक्रीजिंग नॉन फार्म एक्टिविटीज। एक्सप्लेन हाउ नॉन फार्म एक्टिविटीज कैन लीड टू राइज इन इनकम ऑफ पीपल इन रूरल सेक्टर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया कि जो है रूरल इनकम बढ़ाई जा सकती है बाय इंक्रीजिंग नॉन फार्म एक्टिविटीज। तो अब हमें ये बताना है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज जो वो कैसे लीड कर सकती है टू इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द पीपल। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वही कुछ हमारे पास में 4-5 पॉइंट्स हमें लिखना है, 4 पॉइंट्स वैसे सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। सो द नॉन फार्म एक्टिविटीज कैन लीड टू राइज इन इनकम ऑफ पीपल इन रूरल सेक्टर इन द फॉलोइंग वेज। एनिमल हस्बेंड्री अगर हम लोग सबसे पहले ले, सो इट इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज कंसर्न विद द ब्रीडिंग, rearing and caring of farm animals. Sheep rearing is an important income augmenting activity in the rural areas. Livestock production provides increased stability in food, in income, food security, transport, fuel and nutrition. A significant number of women's also find employment in the livestock sector, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री कैसे जो है इनकम को इंक्रीज कर सकता है उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। Next comes to horticulture. So it refers to the science or art of the cultivation of fruits, vegetables, tuber crops, flowers, medical and aromatic plants and plantation crops. India has adopted horticulture as it is blessed with a varying climate and soil conditions. It is an important sector for potential diversification and value addition in agriculture, ठीक है। Fisheries जो है it refers to the occupation devoted to the catching, processing, selling of fish and other aquatic animals. In India, after progressive increase in budgetary allocation and introduction of new technologies in fisheries and aquaculture, in India, West Bengal, Andhra Pradesh, Kerala, Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu are major fish producing states, ठीक है। मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से होंगे, जो कि किसी सी से या जो है कोस्टल एरियाज पर जो बेस्ड है, ठीक है। अब फिश को पकड़ने के लिए पानी की तो जरूरत रहेगी ना, तो कोस्टल एरियाज पर जो हमारे ये वेरियस जो स्टेट्स हैं ये आपके मेजर फिश कंट्रीब्यूटिंग स्टेट बनते हैं, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर और फिशरीज जो है ये भी एक क्या हो गया, एक साइड बिजनेस या एक साइड जो है एक नॉन फार्म एक्टिविटीज का पार्ट हो गया है कि इस वे से जो है इनकम को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं। डिस्क्राइब द पाथ ऑफ डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स टेकन बाय पाकिस्तान फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पाकिस्तान ने क्या क्या जो है वेरियस इनिशिएटिव लिए थे, उसके डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिए थे फॉर द ऑन द पाथ ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देख लेते हैं आंसर को। द डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स टेकन बाय पाकिस्तान वर
First, in the late 1950s and 1960s, Pakistan introduced a variety of regulated policy framework for import substitution, industrialization. The policy combined tariff protection for the manufacturing of consumer goods with direct import controls on competing imports. ठीक है, तो सबसे पहले जो है 1950s, 1960s, लेट 1950s, 60s की बात करें तो पाकिस्तान ने जो है वेरियस वेराइटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे, लाइक जो है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये सारी चीजें। मेनली ये जो वेरियस रिफॉर्म्स थे या वेरियस जो इनिशिएटिव्स थे, दे वर कंबाइंड ऑफ टेरिफ प्रोटेक्शन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स विथ डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स ऑन कंपीटिंग इंपोर्ट्स। ठीक है, the introduction of the green revolution led to the mechanization of agriculture. It finally led to a rise in the production of food grains. This changed the agrarian structure dramatically. ठीक है, green revolution जो है इसका इंट्रोडक्शन भी जो है किसने किया था, पाकिस्तान ने किया था। In the 1970s the nationalization of capital good industries took place. ठीक है, देन इन 1988 जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे, दैट इज जो जैसे इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे वैसे पाकिस्तान में भी आए थे, तो 1988 में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। द थ्रस्ट एरिया वर डीनेशनलाइजेशन एंड एनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। देन उसके बाद में पाकिस्तान रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशंस एंड रेमिटेंसेस फ्रॉम इमाइग्रेंट्स टू द मिडल ईस्ट। एज अ रिजल्ट इट हेल्प्ड इन रेजिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो वेरियस जो डेवलपमेंटल पाथ जो कि पाकिस्तान ने अडॉप्ट की थी उसे हमने जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। आई गेस क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्ली आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग केस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। एक केस गिवन है और उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन है वो हमें आंसर करने हैं। देखते हैं क्या गिवन है। एज पर द सेंसस 2001 द इंडियन वर्कफोर्स इज ओवर 400 मिलियन स्ट्रॉन्ग which constitutes 39.1% of the total population of the country. The workers comprise 312 million main workers and 88 million marginal workers, that is those who did not work at least 183 days in the preceding 12 months to the census taking. 6 differential among the number of male and female worker in the total workforce is significant. Of the total 402 million workers, 275 million are males and 127 million फीमेल्स। ठीक है, तो इस वाले पैराग्राफ में देखें तो क्या बताया गया है, जो सेंसस 2001 का था उसके हिसाब से जो वर्कफोर्स है वो 400 मिलियन की इंडिया में मिली है, मतलब कि वो जो है रिकॉर्ड की गई है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 39.1% जो है होता है। ठीक है, इसमें जो 400 है इसमें से 312 जो है वो मेन वर्कर्स के किस में आ रहे हैं, मिलियन 312 मिलियन वर्कर्स जो है वो मेन वर्कर्स की कैटेगरी में आ रहा है और 88 मिलियन जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी मार्जिनल वर्कर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। ऑलराइट, इसमें से आपके पास में मेन और विमेन का जो रेशियो है वो भी गिवन है। अगर यहाँ पर देखें तो 402 मिलियन वर्कर्स जो हैं उसमें से 275 मिलियन जो है वो मेल्स है और 127 जो मिलियंस हैं वो क्या है, वो फीमेल्स है। ठीक है, then this would mean that 51.7% of the total males and 25.6% of the total females are workers. The number of female workers is about less than half the number of male workers in terms of proportion. 68.4% of the workers are male and 31% फीमेल। ठीक है, अब जो नंबर में था उसी को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परसेंटेजेस में बताया गया है कि कितना कितना परसेंट जो है किस किस चीज में कंस्टिट्यूट हो रहा है। अमंग द मेन वर्कर्स फीमेल वर्कर्स आर ओनली 23.3% and 76.7% are male workers. Majority of female workers 87.3% are from rural areas. This is also twice that of male workers, which may be due to their being employed predominantly in activities like cultivation and agricultural labor. In the urban areas, majority of female workers are engaged in household industry and other work. ठीक है, तो
तो बेसिकली ये जो पूरा पैसेज हम लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट्स, ये हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है कि इंडिया का जो सेंसस था 2001 का, उसके अकॉर्डिंग जो टोटल वर्कफोर्स है उसका स्ट्रक्चरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, कहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है, कैसे कितने जो है टोटल वर्कफोर्स है उसमें से कितने मेन वर्कर्स हैं, कितने मार्जिनल है, कितनी मेल है, कितनी फीमेल है, अर्बन रूरल डिवाइड कैसा है, इस सारी चीजों के बारे में जो है आपके पास में पैसेज में गिवन है। अब जो क्वेश्चंस गिवन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहले ए वाला, इफ अ पर्सन हैड वर्कड एज अ डेली वेज लेबरर फॉर 4 months एज एग्रीकल्चरल लेबरर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्कर ही विल बी कंसिडर्ड। और बी है आपका, द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफेसेटेड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है। अब अगर ए वाले क्वेश्चन पर आओ तो उसमें क्या बोला गया कि एक पर्सन है जो कि डेली वेज लेबरर के जो है उसमें वर्क कर रहा है फॉर 4 months एज एग्रीकल्चरल लेबरर, तो वो कौन सा टाइप ऑफ वर्कर होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेक्टर में आता है, फॉर्मल में और इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। इनफॉर्मल सेक्टर में अगर एक पर्सन 4 महीने के लिए वर्क कर रहा है डेली वेज के बेसिस पर, ठीक है, दैट मीन्स उसे डेली जो है उसका वेज मिल जाता है, तो वो कौन सा टाइप ऑफ वर्कर होगा, ही वुड बी अ कैजुअल वर्कर, ठीक है। तो ये यहाँ पर वो जो पर्सन है वो कैजुअल वर्कर होगा। और जो बी वाला है कि जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इंडिया का वो मल्टीफेसेटेड है, इसे हमें जस्टिफाई करना है। तो देखो सिंपल सी चीज है, इसे हम बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं। ये जो पैसेज हमारे पास में गिवन है इसी में हमारे पास में गिवन है कि मेन वर्कर्स इतने हैं, मार्जिनल वर्कर्स इतने हैं, मेल फीमेल का ये डिवाइड है। तो वो जो मल्टीफेसेटेड है, ठीक है, उस पूरी चीज को क्या किया जा रहा है यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। तो आई गेस ये चीज जो है ये आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब आंसर देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले ए वाले क्वेश्चन को आंसर करते हैं। अ वर्कर वर्किंग एज अ डेली वेज लेबरर फॉर 4 months इन एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी कंसिडर्ड एज अ कैजुअल लेबर, ठीक है। Casual laborers or workers refer to those workers who are casually engaged and in return get remuneration for the work done are termed as casual workers. Casual workers are not hired on permanent basis, although in layman's language initially in this case it may seem like the worker is a permanent worker as he is engaged for 4 months in the same activity, but as per economics he is considered as casual worker. As हम उसे कैजुअल वर्कर क्यों मान रहे हैं उसके पीछे के हम रीजंस भी बता रहे हैं। हम जो है हवा में तीर नहीं छोड़ रहे कि नहीं वो कैजुअल वर्कर होगा, क्यों हम उसे कैजुअल वर्कर बोल रहे हैं उसके पीछे के रीजंस हम लोग यहाँ पर बताते हैं उसे। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ठीक है। ही इज वर्किंग ऑन डेली बेसिस एंड नॉट ऑन परमानेंट बेसिस, वो डेली बेसिस पर वर्क कर रहा है, परमानेंट बेसिस पर वर्क नहीं कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ कम्स अंडर कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो खुद ही कैजुअल एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, उस कैटेगरी में आता है, तो उसमें वर्क करने वाले लोग क्या होंगे, कैजुअल वर्कर्स होंगे, ठीक है। आई गेस जो ए वाला पार्ट है हमारा वो क्लियर है। अब आ जाओ बी वाले पार्ट पर। The nature of the employment is in India is multifaceted. It can be justified from the following observations. हम ये कुछ observations हैं, इससे इस particular चीज को justify कर सकते हैं। There are various varieties of workers with regular salaried workers, casual worker and self-employed workers. The passage also justifies it by telling about the structure of employment. As per Census 2001, the Indian workforce is above 400 million, having 312 million main workers and 88 million marginal workers. तो ये क्या कर रहा है, यहीं पर ही डिवीजन बता दिया कि देखो मल्टीफेसेटेड है, ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है हमें कि आपके मेन वर्कर्स अलग हैं, आपके मार्जिनल वर्कर्स अलग हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स ऑन बेसिस ऑफ जेंडर जो है वो भी इस चीज को बता रहा है। ऑफ द टोटल 402 मिलियन वर्कर्स, 275 million are males and 127 million are female. Also, the difference in the distribution of workforce on the basis of region tells us about the multiple sources and kind of employment, ठीक है। तो ये चीज जो है ये जस्टिफाई कर देती है हमारे इस क्वेश्चन को भी। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। China's rapid industrial growth can be traced back to its reform in 1978
डू यू एग्री इलिसिडेट, ठीक है, तो चाइना का जो रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसे हम ट्रेस कर सकते हैं जो 1978 में रिफॉर्म्स लाए गए थे चाइना में, उससे। अगर आप लोग इससे एग्री करते हो तो इसे एक्सप्लेन करो, अगर नहीं करते हो तो भी उसे एक्सप्लेन करो कि आप क्यों एग्री नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो क्या हम एग्री करेंगे या नहीं? हम बिल्कुल एग्री करेंगे। तो येस, इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट चाइनाज रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज एन एग्रीगेट आउटकम ऑफ द वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन द फेजेस सिंस 1978। हम इस चीज से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। So in the initial phase, reforms were initiated in the agriculture, foreign trade and investment sectors. The system of collective farming known as the commune system was implemented. Under this system, the land was divided into small plots that were allocated to the individual households. These households were allowed to keep the remaining income from land after paying taxes to the government. Although जो commune system है वो 1958 का जो आपका सिस्टम है, बट स्टिल वो जो है चाइना के लिए क्या रहा था, बेनिफिशियल रहा था, ठीक है। लेटर फेज में किस चीज में रिफॉर्म्स लाए गए? Reforms were initiated in the industrial sector. During this phase, the private firms and village and township enterprises were allowed to produce goods and services and compete with the state-owned enterprises. ठीक है? So the reforms also included dual pricing. The dual pricing implies that the farmers and the industrial units were required to buy and sell a fixed quantity of inputs and outputs at the fixed price, and the remaining quantities were traded at the market price. Gradually, with the rapid increase in aggregate production in the later years, the quantities traded in the market increased by many folds. ठीक है, तो ये जो है वेरियस जो रिफॉर्म्स हम लोगों ने देखे 1978 में इन चाइना, उस चीज को जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, इनिशियल फेज में किस में रिफॉर्म्स आए, लेटर फेज में किस में रिफॉर्म्स आए, और जो डुअल प्राइसिंग वगैरह थे ये वाली चीजें। The reforms also introduced the setting up of special economic zones to attract foreign investors. Therefore, China's rapid industrial growth is attributable to the success of different phases of its economic reforms. ठीक है, तो आई गेस कि जो क्वेश्चन है वो प्रॉपरली क्लियर हो गया है आप लोगों को, इसका जो आंसर है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि मैं हर एक आंसर को डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, आपको क्या करना है, अगर नहीं समझ में आया है तो जो हमारे डिटेल वाले टॉपिक्स हैं, जो वीडियोस अवेलेबल है, उन्हें जाकर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। सो आई गेस ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर हो गया है। इसके अलावा इसी में एक और वाला क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। इवेल्युएट द वेरियस फैक्टर्स दैट लेड टू रैपिड ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में जो वो वेरियस फैक्टर्स बताने हैं जिनकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हुई चाइना में। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसमें ग्रोथ हमने देखी चाइना में। थोड़ा सा जो है सेम ही क्वेश्चन है, दोनों का एक टाइप से कंटेक्स्ट जो है, जो मटेरियल अंदर का, वो हम एज इट इज लिख सकते हैं कि देखो भाई चाइना में ये रिफॉर्म्स आए, इस वे से रिफॉर्म्स आए, इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छे से हो पाई। ठीक है, तो थोड़ा जो है एक दूसरे, ये जो दोनों क्वेश्चन है एक दूसरे से क्या है, थोड़े बहुत इंटरलिंक्ड ही हैं। So China's rapid economic development is an aggregate outcome of introducing the reforms in the phases since 1978. The following are the various factors that led to the rapid growth in the economic development in China. देखो वही चीज हमने बात की कि मेनली जो है ये जो 1978 में जो रिफॉर्म्स आए वो इसका एक मेन रीजन है जो डेवलपमेंट हुआ है चाइना में, उसके पीछे का। ठीक है, अब क्या फैक्टर्स थे, तो इनिशियल फेज में वही चीज, फिर लेटर फेज में वही जो रिफॉर्म्स थे उन्हीं को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो इनिशियल फेज में रिफॉर्म्स इनिशिएट हुए थे एग्रीकल्चर में, फॉरेन ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में। ठीक है, ये एज इट इज हमने क्या किया है, वही सेम आंसर यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपके पास में ये जो और वाले क्वेश्चन आते हैं, आप सोचते हो हमारे पास में जो है वहां पर एक ऑप्शन रहेगा ये नहीं बना तो ये लिख देंगे। अब आप देखो यहाँ पर दोनों जो आपके और वाले क्वेश्चन थे दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज की बात कर रहे हैं, बस जो सेंटेंस फ्रेमिंग है वो चेंज कर दिया गया। लेटर फेज में क्या हुआ उस चीज को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, डुअल प्राइसिंग जो इंप्लीमेंट की गई वो हमने यहाँ पर बता दी। ठीक है, उसके बाद में वही कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह थे वो आ गए। तो एट द एंड हमने क्या बता दिया, देयरफॉर द एग्रीगेट फोकस ऑफ दीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिजल्टेड इन रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन ये वाला भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। विद दिस हम लोग जो है इस पर्टिकुलर सैम्पल पेपर के एंड पर आ जाते हैं। आई होप सो कि पूरा सैम्पल पेपर आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो चुका है।
अब इसे एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दैट इज ये जो सारे वीडियोस है स्टूडेंट्स, या आप लोग बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.magnetbrains.com या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऐप है वहाँ से। आप लोगों को वेबसाइट या ऐप पर जो है बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में जो है हर एक चीज़ अरेंज मिल जाएगी, जिससे कि आपको कोई भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम नहीं होगी इन वीडियोस को फाइंड आउट करने में। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।